नमस्कार दोस्तों। बीटीएससी स्टाफ नर्स 2025 भर्ती अभी काफ़ी चर्चा में चल रही है। 11,389 पदों के लिए यह भर्ती चल रही है, लेकिन इसके बीच में पटना हाई कोर्ट में 2 बड़े केसेस पेंडिंग हैं। स्कोर कार्ड से लेकर आप सभी के बीच में काफ़ी प्रश्न हैं और आप सभी के प्रयासों के बाद कुछ पॉजिटिव साइन मिला है। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। आप मेरा थंबनेल देख सकते हैं, इस पे मैंने जो टॉपिक दिया है इस विषय पर मैं आपसे बात करूँगा। जैसा कि ऑब्जेक्शन के मार्क्स सबको मिलेंगे, इस विषय को बात बताऊंगा आपको। स्कोर कार्ड और बीएससी नर्सिंग क्या इस भर्ती से बाहर होगा, इसके विषय पर भी बात करेंगे और केस में अभी क्या चल रहा है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप अगर मुझे किसी भी तरह का हेल्प करना चाहते हैं तो आप मुझे सुपर थैंक्स कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मोटिवेट करने के लिए आप जो भी लाइक कमेंट करेंगे उससे मैं आप सभी के लिए वीडियो लाने के लिए तत्पर रहूँगा। और बीटीएससी स्टाफ नर्स के ऊपर जो है काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो होप मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है मैं ऑब्जेक्शन से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए थे कि ऑब्जेक्शन का मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होता है इसका प्रोसीजर, तो मैं इसके रिलेटेड जो है आपका डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो फर्स्ट आंसर किया आता है उसके बाद भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑब्जेक्शन करने का एक ऑप्शन दिया जाता है, जिससे हम जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे ऑब्जेक्शन मांगा जाता है अगर किसी क्वेश्चन में उनको डाउट लग रहा है। तो देखिए, ऑब्जेक्शन करने के बाद जो है एक्सपर्ट पैनल जो है ऑब्जेक्शन को रिव्यू करता है और वेरीफाई करता है। अगर ऑब्जेक्शन वैलिड पाया जाता है तो आंसर की करेक्ट किया जाता है, फाइनल आंसर की जो बनता है वो करेक्ट किया जाता है। और ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सभी कैंडिडेट्स को उनका बेनिफिट मिलता है, ना कि सिर्फ जो ऑब्जेक्शन करते हैं उन्हीं को। ये चीज़ मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ। जो ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है, दिक्कत रहती है, समझ नहीं आता है, तो सभी को ही उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्शन करने वालों को नहीं मिलता है। तो चलिए, इसमें कुछ 3 पॉसिबिलिटीज़ जनरली बनती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि सपोज़ करिए कि जो पहला आंसर किया है उसमें कुछ जैसे कि आपका मान लीजिए कि करेक्ट है आंसर, बट कुछ लोगों को लग रहा है कि वो क्वेश्चन गलत है, उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला उस क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्शन डालने के बाद जब एक्सपर्ट पैनल ने उसका रिव्यू किया तो वो ऑब्जेक्शन सही पाया गया। तो क्या किया उन्होंने, ऑब्जेक्शन को आंसर को करेक्ट कर दिया, उन्होंने फाइनल आंसर के आंसर करेक्ट कर दिया। मान लीजिए कि अगर जो पहले ए ऑप्शन अगर करेक्ट था और उसका मार्क्स लोगों को मिल गया था पहले आंसर के हिसाब से, बट जब ऑब्जेक्शन किया गया और उसके बाद जो है ऑब्जेक्शन करने के बाद जो है उसमें फाइनल आंसर की में चेंज कर दिया गया। मान लीजिए ए की जगह सी ऑप्शन अब करेक्ट हो गया, मान लीजिए, ये मान लेते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अब जो लोग भी जो है सी ऑप्शन को टिक किए होंगे, सी ऑप्शन को जो टिक किए होंगे फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग, उन सभी को उसका मार्क्स मिल जाएगा। और जो लोग पहले एक ऑप्शन पर क्लिक किए होते हैं उनका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये होगी पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन ही गलत पाया गया, भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है क्वेश्चन गलत पाया गया, तो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को भर्ती बोर्ड कैंसिल कर देगा और उसके मार्क्स सभी को दे देगा। अब ये 2 तरीके से दे सकता है। देखिए, एक होता है कि वो क्या है, मार्क्स सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वो क्वेश्चन को कैंसिल कर देगा और बोलेगा वो सभी को एक मार्क जो है दे देगा। या फिर ये कर सकता है कि वो क्या करेगा, मान लीजिए कि अगर वो सही होने के बाद अगर मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया, तो 98 क्वेश्चन जो है वैलिड क्वेश्चन हो गए पूरे 100 क्वेश्चन में। तो अभी क्या करेगा, 98 क्वेश्चन में से ही जो है आपका आंसर जितना सही है वो निकाल लेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसको प्रोरेटेड करके 100 में 100 मार्क्स में से आपका मार्क्स निकालेगा, जिसमें सभी के मार्क्स बढ़ जाएंगे, इक्वलेंट उसी बराबर से सभी के मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये होता है दूसरा प्रोसीजर, जिसमें कैंसिल करने के बाद मार्क्स दे देता है सभी को भर्ती बोर्ड। और तीसरा ऑप्शन ये है, तीसरा इसमें ये है कि जो ऑब्जेक्शन जो है रिजेक्ट कर देता है। मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्शन डाला गया है कैंडिडेट्स के द्वारा, वो ऑब्जेक्शन सही नहीं पाया गया, क्वेश्चन पहले से ही सही था, उसका आंसर भी पहले से सही था, तो ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये तीसरा पॉसिबिलिटी है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मतलब सिर्फ ऑब्जेक्शन करने वाले को उसका मार्क्स नहीं मिलता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स उसमें शामिल हैं, जो मैंने पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग सभी को मार्क्स उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो आपका ऑब्जेक्शन वाला मैटर जो है वो क्लियर हो गया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। देखिए, अब स्कोर कार्ड वाले विषय पे बात करेंगे। तो जैसा आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भर्ती एक बार जब नोटिफिकेशन भर्ती का निकल जाता है और उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो इलेक्शन का जो
प्रोसेस है, आचार संहिता लगना, इलेक्शन होना, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। बट अभी भी क्या है कि BTSC इसका जो है स्कोर कार्ड अभी रिलीज़ नहीं किया अभी तक, जो कि उसको कर देना चाहिए, क्योंकि आंसर की में ऑब्जेक्शन देने के बाद 1 महीना से ऊपर हो चुका है। जनरली 1 महीना में दे देते हैं, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। लोग आप लोगों ने सभी ने प्रयास किया तो उन्होंने ऐसा जवाब पहले दिया कि नहीं TCS की तरफ से लेट है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। बट ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए TCS तो अब आप अगर जिन लोगों ने देखिए RML का एग्ज़ाम दिया होगा, राम मनोहर लोहिया का, उनको पता होगा कि 2 दिन के अंदर ही उन्होंने स्कोर कार्ड जारी कर दिया, और यहाँ तक कि इवन पूरे टोटल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी दे दी उन्होंने। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं है, सब कुछ सॉफ्टवेयर पे काम होता है, तो वो तुरंत दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब इंटरनल कोई इशू होगा जिसकी वजह से वो नहीं दे रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर वही कर रहे हैं, मतलब टाल मटोल कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। स्कोर कार्ड आपका जारी किया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि इवन स्कोर कार्ड पे जो है केस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कोर कार्ड जारी करने में केस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि मेन मुद्दा आपका दो ही है, एक GNM वर्सेस BSc वाला, उस पर मैं अभी बात करूँगा BSc नर्सिंग का क्या हो सकता है, और दूसरा है कि वो इंटरिम ऑर्डर जो दिया हुआ है उन्होंने, जिसमें BNRC रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो बात की है, तो उस पर भी अभी स्कोर कार्ड से उससे कोई लेना देना है नहीं। तो जो पॉजिटिव साइन निकल के यही आ रही है कि देखिए इस महीने के लास्ट में, सितंबर मंथ के लास्ट में आप लोग के स्कोर कार्ड देखने को मिल सकता है। पूरी 95% चांसेस है कि आपका मिल जाएगा। इलेक्शन से पहले तो आपका ये कंफर्म है, आचार संहिता से पहले, कि आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। भले ही आपका जो आगे की प्रोसेस है, जो ज्वाइनिंग वगैरह हुआ या DV हुआ, ये सारी चीज़ें बाद में होती रहेंगी, क्योंकि इतनी जल्दी आप देखिए ना, इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी भर्ती। आप ये समझिए कि नहीं तुरंत दे दिया, तुरंत इन्होंने पूरा कर लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। इलेक्शन का प्रोसीजर चालू हो जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके बाद बाकी चीज़ चलती रहेंगी इसमें। देखिए सरकार नहीं चाहेगा कि उसको कोई इससे, क्योंकि वो जो भी चीज़ कर रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, आपको पता है, और भी विभागों में काफ़ी वैकेंसी आ रही हैं बिहार के अंदर, उनको इलेक्शंस आ रहा है, उनको पता है। तो इस तरह का कोई इशू नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी क्लियर होगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब हम जरा सा बात कर लेते हैं इस पर, BSc नर्सिंग क्या बाहर होगा या नहीं इस भर्ती में। तो चलिए मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। ये मैंने एडवर्टाइजमेंट खोला है BTSC स्टाफ नर्स का। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, BSc नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। देखिए एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि BSc नर्सिंग को, ये जो भी BSc नर्सिंग के पास है वो इस वैकेंसी में वो पात्र होंगे, वो भर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा होता है उसको ही सत्य लमसम माना जाता है, वही उसी के अकॉर्डिंग केस पे भी या जही भी है उसी पे ही बेस, मतलब बेस बोला जाए तो यही होता है। लेकिन फिर भी देखिए अगर केस जो किया गया है GNM के द्वारा, अगर इसमें देखिए अगर रिक्रूटमेंट रूल्स जो होते हैं, नियमावली जो होती है, जो बोला जाता है, जो रिक्रूटमेंट रूल्स होता है, अगर उसमें इन लोगों ने संशोधन नहीं किया होगा, अगर BSc नर्सिंग का अगर उसमें जिक्र नहीं होगा, तभी कुछ हो सकता है कि GNM के फेवर में चला जाए, नहीं तो 95% चांस है BSc इसमें शामिल होंगे, BSc इसमें शामिल होंगे इस भर्ती में, अगर रिक्रूटमेंट रूल्स में ऐसा कुछ अलग देखने को नहीं मिलता है तो इस बात को आप मान के चलिए कि वो लमसम भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसमें चलिए मैं आपको केस रिलेटेड भी दिखाता हूँ कि इसमें क्या अपडेट चल रहा है आगे। ये देखिए मैंने GNM वर्सेस BSc का जो केस है उसको मैंने केस स्टेटस मैंने ओपन कर रखा है वेबसाइट पे। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी अब ताज़ा अपडेट क्या आ रहा है। जो जूली कुमारी जो पिटिशनर है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पे जो केस है बिहार, इसमें देखिए 16 तारीख को एक एप्लीकेशन डाला गया है जूली कुमारी पिटिशनर के द्वारा, जो है उनका एडवोकेट शशिभूषण सिंह द्वारा। ये देख सकते हैं 17 सितंबर में दिखा रहा है आइए फाइलिंग डेट। इसमें देखिए क्या है, लिस्टिंग एप्लीकेशन डाला गया अर्ली हियरिंग के लिए, क्योंकि अभी क्या इसमें केस लग नहीं रहा था, आपको पहले से पता है। देखिए ये 28 अगस्त का जो है लगा था, उसके बाद से कोई केस जो है इस पर नहीं हो रहा था, चल रहा था। तो अभी इसमें इन्होंने अब लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल दिया, तो काफ़ी जल्द ही इसमें जो है कार्रवाई देखने को मिलेगी, डेट लगेगा, और जो भी इसमें आर्गूमेंट होना है वो फाइनल आर्गूमेंट होगा, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें इसमें। ये इस केस का आपको पता चल गया। दूसरे केस में भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए मैंने दूसरा केस स्टेटस ओपन कर लिया, जो रिंकू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का था, जिसमें बेसिकली जो रिलीफ दिया गया था बिना से रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। इसमें देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा है, कोई केस नहीं लगा है, तारीख नहीं, 22 जुलाई के बाद से इसमें कुछ हुआ नहीं है अभी तक। ये आप देख सकते हैं 22 जुलाई के बाद से कुछ भी इसमें हुआ नहीं है।
बट इसमें देखिए आप लेटेस्ट अपडेट वही था जो 29 अगस्त को मैंने बताया था कि 29 अगस्त को BTSC ने जो है इसमें काउंटर अपना दे दिया, जवाब दे दिया है इसमें। पहले तो देखिए डायरेक्टर जनरल ने दिया था इसमें अपना काउंटर, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ने दिया था। अब जो है BTSC ने इसमें काउंटर अपना दे दिया, जवाब दे दिया है। तो अभी क्या है, पिटिशनर के द्वारा मुझे लग रहा है रेस्पॉन्ड जो रिजॉइंडर होता है इसके बदले में जो जवाब होता है वो दाखिल किया जाएगा। वो दाखिल करने के बाद ही वो एप्लीकेशन वगैरह लगेगा लिस्टिंग की, जिससे केस लगेगा और दोबारा इसमें आगे की प्रक्रिया चालू होंगी। तो ये दोनों का इसका अपडेट था जो मैंने आपको दे दिया। अब देखिए आप मुझे अपना छोटा भाई मानिए या बड़ा भाई मानिए या आप दोस्त कह सकते हैं, मैं आपको अपना 2 सलाह देना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है तो मैं अपना कुछ सलाह है मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए पहला ये कि अगर आपने BNRC रजिस्ट्रेशन, देखिए आप बिहार राज्य से हैं, पहले समझिए बिहार राज्य से हैं, आपने फॉर्म भरा, आपके पास सब कुछ वैलिड था, सब सही था, BNRC रजिस्ट्रेशन था, कोई दिक्कत नहीं थी, आपके नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं, तो आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरा ये कि अगर आपने जैसे जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कि अगर आपने BNRC रजिस्ट्रेशन के बिना फॉर्म भरा था और 4000 का स्लिप 23/5 से पहले का कटा कर रखा था, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप इंटरिम ऑर्डर आपको कवर करता है। लेकिन सेफ़ ये रहेगा कि अगर आपके मार्क्स 60 प्लस हैं, 65, 70, 60 के प्लस हैं मान लीजिए, तो आप क्या है और कहीं पे आप संविदा पे जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आप BNRC रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, कर देना चाहिए वैसे आपको, ताकि जो है DV और ज्वाइनिंग के वक्त आपको दिक्कत ना हो। और दूसरा मैं सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आपने कोई दूसरे एग्ज़ाम की फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे RML हो गया, SGPGI हो गया, KGME हो गया, या और भी कोई अगर आपने एम्स का भरा है, कोई भी भरा है, तो आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिनको भी थोड़ा बहुत भी डाउट है कि इसमें उनका हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो प्लीज़ अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल समझ सकता हूँ रिज़ल्ट का इंतज़ार करना कैसा लगता है, क्योंकि मैंने भी किया है, मुझे भी पता है। डेली सुबह उठने के बाद ये लगता है कि चलो आज रिज़ल्ट आ जाएगा, आज पता चल जाएगा क्या होगा, मेरा हो जाएगा। तो ये काफ़ी सुकून की बात होती है, कोई भी चाहता है कि उसका हो जाए, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट के चक्कर में आप बैठे ना रहें, क्योंकि इसमें प्रोसेस में समय लगता है, चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, प्लस इसमें केस भी डल गए हैं, तो इसकी वजह से भी डिले हो रहा है, तो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत इसमें। तो प्लीज़ आप इसके चक्कर में वेट ना करें, आप अगली तैयारियाँ स्टार्ट कर दें, ठीक है, दूसरी एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ स्टार्ट कर दें साथ में ही। ये तो चलता रहेगा, आपने दे दिया, आपका काम पूरा हो गया, आपने कर्म कर दिया, आपने फल के इंतज़ार में बैठे ना रहें, आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट। और दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, BTSC को बिना कोर्ट ऑर्डर के वेट किए ही बिना रिज़ल्ट दे देना चाहिए और आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देना चाहिए? इस पे आपका क्या तर्क है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।